सो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होती है? सपोज एक चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल के पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई, लेकिन अगर वो मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्लियर है? तो एक चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह के फील्ड के अंदर मूव करे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा रहा होगा। अब दोनों फोर्स की वजह से एक टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। वो जो टोटल फोर्स है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स experienced by a charged particle moving in a field where both electric and magnetic field are present is known as Lorentz force। दोनों तरह के फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो दोनों ही फोर्स उसमें अप्लाई। अच्छा, ऐसा फील्ड है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, तो क्या रेस्ट में होते हुए मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा पाएगा? नहीं, वो तभी अप्लाई करेगा जब वो मोशन में हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर हर स्थिति में फोर्स लगाएगा, चाहे वो मोशन में हो चाहे ना। तो पॉइंट यही है कि वो चार्ज पार्टिकल जा रहा है, चल रहा है इन ए फील्ड वेयर बोथ आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो ये द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, वैसी क्या कहेंगे उस फोर्स को हम? लोरेंज फोर्स। दोनों तरह की फोर्स हैं। तो अब यहाँ पे सपोज कि अब जो फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन ए चार्ज पार्टिकल ये कितना होगा? Q इंटू E। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो कितना फोर्स रहेगा? QE। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन ए चार्ज पार्टिकल दैट इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। और साइन थीटा किस किस के बीच में है? V और B के बीच में। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से है। अब ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर्स में? A क्रॉस B। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं कि Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते। ठीक, अब टोटल फोर्स जो होगा वो लोरेंज फोर्स है। तो लोरेंज फोर्स अब निकालना हो, या टोटल फोर्स अगर हम निकाल लें, तो ये होगा सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी कितनी है? QE, प्लस में मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? QV क्रॉस B। तो ये हमारी हो जाएगी, यहां से Q कॉमन आ गया, तो अब ये जो फोर्स होगा ये हमारा हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B। ये लोरेंज फोर्स। ठीक है, ये वो टोटल फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट, अब इसमें एक केस है व्हेन V, E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x एक्सिस पर हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी y एक्सिस पर हो, लेकिन चार्ज पार्टिकल z एक्सिस पे चल रहा है। वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे क्या हो? परपेंडिकुलर। तब क्या होगा? वैसी स्थिति में
वैसी स्थिति में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस प्रकार कर दें, कुछ इस तरीके से कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या हो जाए इक्वल, तो टोटल फोर्सेस क्या हो जाएंगे हमारी, जीरो, अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये आपकी जेड एक्सिस, इस तरह बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, और चार्ज पार्टिकल जा रहा है जेड की तरफ। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे। अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, दैट मीन्स क्या है कि सर इधर कोई प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो जो प्लस के चार्ज पार्टिकल फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस साइड ही लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी। अब है मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट इधर है, तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, करंट हमारा क्या है इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आया, हम हमारा किधर गया, नेगेटिव जेड की, नेगेटिव एक्स की तरफ, तो इधर हमारी एक्स डैश है ना, इधर जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारी एक्स डैश डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स, तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस प्रकार एडजस्ट करें कि ये टोटल फोर्स इस पे क्या हो जाए, जीरो, और वो हो सकता है क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रही हैं। बस हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि वहां तक जहां तक उस पर फोर्स क्या हो, जीरो हो। क्लियर है पॉइंट। तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा लोरेंज फोर्स है वो क्या होगा, जीरो, यानी कि क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू 1, तो हम इसे कह सकते हैं क्या चीज, क्यू वी बी। वैसी कंडीशन में ये जीरो है, दैट मीन्स अगर हम साइन ये क्यू आप कॉमन लोग लेके इधर लेके आओगे, जीरो अपॉन क्यू इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा, ई प्लस वी बी, तो ये भी जीरो हो जाएगा, अगेन ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइन पे अगर ध्यान ना दे तो एक तरीके से वेलोसिटी हमारी क्या होगी, ई अपॉन बी, वेलोसिटी कितनी होगी, ई बाई बी। अगर लोरेंज फोर्स क्या हो, ये टोटल फोर्स जीरो हो, तो वेलोसिटी क्या होगी, ई अपॉन बी। बात समझ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमें जो लास्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे यूज में आएगा, ठीक है। और इसका वहां पे डायरेक्ट यूज है, और जो डेरिवेशन है वो लोरेंज फोर्स के अंदर। बात समझ आई, आगे चले नेक्स्ट। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर है, आप इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इस पर फोर्स लगेगा, और क्यों लगेगा, देखो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि फोर्स किस पे लगता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा, मूव कर रहा हो, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ साथ एक्चुअली में चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि आसपास भी क्या है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट है कि करंट कैरिंग वायर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या, हमें क्या पता करेगा, हमें तो ये देखना, हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स जरूर अप्लाई होगा। तो पॉइंट ये है कि क्या करंट कैरिंग वायर के पास में चार्ज पार्टिकल हैं जो मूव कर रहे हो, तो बिल्कुल है भाई। करंट कैरिंग वायर क्या मतलब है कि उस वायर के अंदर क्या है, करंट है, उस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भाग रहे हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं, भाग रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल चल रहे होंगे, उनका पर्टिकुलर एक क्या होगा, वेलोसिटी भी होगा, ठीक है ना। अब ये हमारा वायर है, और इस वायर का जो लेंथ है, वायर का जो लेंथ है वो कितना है, L। इस वायर के अंदर जो करंट है वो कितना है, I। इस डायरेक्शन में करंट और ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस करंट कैरिंग वायर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं जो भाग रहे हैं, विद व्हाट वेलोसिटी, विद ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहे हैं। पता है ना, मैं तो भाई चार्ज पार्टिकल वायर के अंदर कितनी वेलोसिटी से भागते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इस्तेमाल करें ना वेलोसिटी की जगह। अच्छा, फोर्स कितना अप्लाई होता है चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है, तो
क्यू वी बी साइन थीटा, वही तो पढ़ा हमने, क्यू वी बी साइन थीटा है, वही अब पढ़ेंगे, ठीक है, वही उतना ही है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। बस चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, कैसे, तो हमें नहीं पता कि इसका क्यू कितना, चार्ज पार्ट इस वायर, पूरे वायर के अंदर कितना चार्ज है नहीं पता, वो निकाल लेंगे हम। ये पता है वायर का लेंथ कितना है L, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना हो गया A, ठीक है। एक और बात पता है कि इस वायर के अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पता, ठीक है। तो वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, चार्ज की, ठीक है। Q आ गया, V की हमें कितना लेना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और B और साइन थीटा, यही लगेगा ना फॉर्मूला फोर्स का, क्लियर है। तो पहले टोटल चार्ज निकाल, तो याद है यही चीजें लिखी हुई है यहाँ। कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L having a current I placed in a magnetic field B, theta is the angle between current and magnetic field B, n is the number density of electrons in the wire, A is the cross section area of wire, VD is the drift velocity। मतलब ये सारी चीजें ये सभी कंसीडर कर ली। अब इसके बाद स्टार्ट करें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the current carrying wire कितने हैं। अब इसका वॉल्यूम कितना है, A इंटू एल, वायर का सिलेंड्रिकल वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, वॉल्यूम कितना है AL। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो AL वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, AL n होंगे, है ना। सेम वैसे ही जैसे चैप्टर नंबर 3 में किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन के लिए, तो कितने होंगे A N E है, नहीं कितने होंगे AL N, हाँ ठीक है, AL N इलेक्ट्रॉन्स होंगे, AL वॉल्यूम है, N 1 यूनिट वॉल्यूम है, तो AL वॉल्यूम में AL N। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है E का, तो टोटल चार्ज जो हमारा है, टोटल चार्ज वो कितना है, Q टोटल कितना आया AL N E। हमारे पास तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, और हर इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है E, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर हर एक इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज हो, कितना चार्ज हुआ AL N, ये टोटल चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड, मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो हमारा कितना होगा QVB साइन थीटा, ये पता QVB साइन थीटा। यहां पे जो Q होगा ये होगा टोटल चार्ज, जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये अंतर आएगा इसमें। तो टोटल चार्ज की जगह हम वो वैल्यू रख दें, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा कितना हो गया AL N E और VD B और साइन थीटा। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो चैप्टर 3 में निकाला था वो था I इक्वल टू ANE VD, ये हम यहां रखेंगे ANE VD, इसकी जगह रखेंगे I। तो मैग्नेटिक फोर्स का फिर फॉर्मूला होगा, यहां बचा L I B साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स, अब इसे अच्छे से याद करने के लिए LIB ना कह के हम इसे क्या कह सकते हैं, बिल, BIL, बिल अच्छे से याद रहेगा, है ना। तो BIL बिल साइन थीटा, बस याद रखने वो पॉइंट से। तो ये हमारा जो है मैग्नेटिक फोर्स है जो एक्सपीरियंस करेगा एक करंट कैरिंग वायर जब वो रखा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। थीटा किस चीज का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। अब दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, वायर्स ही समझो, उन दोनों में करंट। अब क्या वे एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, पहला क्वेश्चन, क्या वे एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। एक करंट कैरिंग वायर है, अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर फोर्स लगेगा,
ये तो हमें पता है। लेकिन अगर एक करंट कैरिंग वायर को दूसरे करंट कैरिंग वायर के पास रखें तो क्या तब भी फोर्स लगेगा? तब भी लगेगा, क्योंकि एक्चुअली में जब हम एक करंट कैरिंग वायर को दूसरे करंट कैरिंग वायर के पास रखते हैं तो हम उसे एक उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। इस वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आप इसे यहां पे लेकर आए तो एक्चुअली में आप इसे इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आए। दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शंस में आए तो क्या होगा? फोर्स लगेगा। जैसे ये दोनों वायर्स यहां रखे हैं तो एक्चुअली में ये वायर रखा है इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये रखा है इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है। दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे चार्जेस आपस में फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम कंडीशन। बस यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल ना हो गए किसी दूसरे करंट कैरिंग वायर की वजह से। पॉइंट क्लियर है? तो ये दो वायर हैं, दोनों में करंट है, इसमें करंट है I1, दूसरे वायर में करंट है I2। अब इन दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज A। इनके बीच में A डिस्टेंस है, यहां पे भी A डिस्टेंस है। ये दो कंडीशंस हमने लिए हैं अलग अलग, पॉइंट वही है, बस अंतर यही होगा कि देखते हैं क्या होगा ना। दोनों वायर्स में इसमें करंट क्या है? सेम डायरेक्शन में है, और इनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें इधर की तरफ और इसमें नीचे की तरफ। यहाँ सेम डायरेक्शन है और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है। अब देखते हैं क्या हो। तो हमें ये पता है, सपोज मैं इन वायर का भी नाम ले लेते हैं। ये वायर हमारा हो गया L1 वायर और ये है L2 वायर। ये वायर है L1 और ये है L2। तो अब फोर्स निकालते हैं किस पे? L2 वायर पे। किसकी वजह से? L1 वायर की वजह से। सपोज मैं इस वायर को लेकर आया यहाँ, है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अब इस पर फोर्स लगेगा। पॉइंट ये है, फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इसकी वजह से लगेगा किधर की तरफ? अब वो डायरेक्शन पता करने के लिए देखो हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, एक तो ये पता होना चाहिए कि जिस वायर पे फोर्स देख रहे हैं उसमें करंट किधर की तरफ है। दूसरा पता होना चाहिए कि उस वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो ये वायर को जब मैं यहां रखा तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ। अब किसी वायर के में करंट हो तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसके बारे में किस रूल से हमें पता चलता है? किधर की तरफ होंगी? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। भाई तुम्हारे पास करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होंगी चारों तरफ, किधर 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 होंगी, कहाँ कैसे होंगी, तो कैसे निकाल लोगे? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड थंब लगाया, मैंने देखा कि जो लाइंस होंगी वे इस प्लेन से इधर की तरफ एंटर करेंगी और इस साइड से बाहर निकलेंगी। तो लाइंस अब सर्कल बना रही होंगी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वे ऐसा सर्कुलर लूप में होंगी, ठीक है भाई, ऐसा होंगी, जिसमें कि वे लाइंस यहां से कैसे जा रही होंगी? अंदर की तरफ, और यहां से भी निकल रही होंगी एयू घूम का आके इधर से बाहर ऐसे। तो यहां जो लाइंस होंगी बेटे वे कैसी होंगी? अंदर की तरफ, इनवर्ड टू द प्लेन। देखो ये करंट इधर है तो ये लाइन देखो, फिंगर्स मेरी किधर जा रही है? अंदर प्लेन के, तो दैट मीन्स लाइंस भी किधर जा रही होंगी? अंदर। तो यहाँ पे जो होगा क्या बनेगा? यहाँ क्रॉस, यहाँ इस तरह के क्रॉस होंगे जो हमें बता रहा होगा कि एक्चुअली में ये जो वायर आपने यहाँ रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है, लाइंस अंदर की तरफ, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्या है। तो अब इस पर फोर्स देखो, पहले इस वायर पे फोर्स देखना, किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक। तो उस वायर पे फोर्स कितना लगेगा? तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स किस पे? L2 वायर पे। L2 पे देख रहे हैं तो FL2 ऐसे लिख दूं मैं। वो कितना होगा? किसी भी करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स होता है? करंट कैरिंग वायर पे चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है तो चार्ज पार्टिकल पे कितना लगेगा? QV साइन थीटा, है ना। लेकिन करंट कैरिंग वायर का तो अभी भी डेरिवेशन किया हमने, उस पर कितना लगेगा? वो उसी से निकला था, QV साइन थीटा से। कितना लगेगा? बिल साइन थीटा, है ना। तो बिल साइन थीटा तो BIL साइन थीटा यही लगेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? जो मैग्नेटिक फील्ड यहां है, जो B हमने लिया है, देखो I हमें उसका लेना है जिस पर फोर्स चेक कर रही है, जिसमें करंट है। मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे? जिसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रखा है, जिसकी वजह से उस पर फोर्स लग रहा है। नहीं बात समझ में आई, है ना। B किसका लेंगे? उस मैग्नेटिक फील्ड का जिसमें वो करंट कैरिंग वायर
रखा होगा, देखो इससे पहले ये जो डेरिवेशन किया था इसका फॉर्मूला बिल साइन थीटा आया था, करंट इसका था, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा था जिसके अंदर वो रखा एक्सटर्नल। तो यहाँ पे करंट हम इसका लेंगे, जो जब फोर्स इस पर देख रहे हैं L2 पे, तो करंट किसका लेंगे L2 का, मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे L1 का, उसी के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा ना ये, समझ गए। तो B जो लेंगे वो किसका लेंगे 1 का, करंट किसका लेंगे 2 का, ठीक है करंट 2 का लेंगे क्योंकि इस पर फोर्स देख रहे हैं। लेंथ किसका लेंगे, लेंथ 2 का ही लेंगे, ठीक है तो L किसका होगा 2 का ही होगा, तो वो L ही मान लो, है ना। कितने लेंथ पे हम फोर्स चेक कर रहे हैं, इसका जो लेंथ हमने लिया है वो कितना लिया है L, सपोज यहां तक का है ना, हमने ऐसे लेंथ लिया है, ये जो लेंथ है इस वायर का, इस पर हम फोर्स चेक कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है L, क्लियर हो गया। अब जो पहला जो हमारा वायर है L1 वायर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस वायर की वजह से A दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से, कोई करंट कैरिंग वायर हो काफी लेंथ का, इन्फिनिटी लेंथ का, उसकी वजह से A दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, डेरिवेशन कराई थी ना, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से की थी आपने, कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नोट आई अपॉन 2A, म्यू नोट आई अपॉन 2A। तो इसका वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नोट आई, आई कितना है इसमें I1, तो म्यू नोट इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नोट I1 अपॉन 2A, बाकी क्या बचा I2 L, अच्छा साइन एंगल कितना है, एंगल किस किस के बीच में है I और B के, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जो फोर्स आया ये हमारा आ गया म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2A, ठीक है। या अब मैं कहूं फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स होगा, जहां पे L की वैल्यू कितनी हो 1 मीटर, तब कितना होगा म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई 2, क्लियर हो गया पॉइंट। ये हमारी इक्वेशन 1 मान लिया, तो ये इसकी वजह से आया। अब निकालते हैं फोर्स किस पे L1, अब L1 वायर पे फोर्स निकालोगे तो किसकी वजह से होगा ये L2 वायर की वजह। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो वायर रखा हुआ है L1 ये किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ चेक करनी है। राइट हैंड थंब यहाँ लगाओ, आप देखोगे इसके इधर तो लाइन अंदर जा रही होंगी, लेकिन ऐसे घूम के मेरी फिंगर्स यहाँ आई ना पीछे से, तो इधर की तरफ से जो वायर लाइन से वे बाहर की तरफ जा रही होंगी, तो यहाँ पे जो होगा क्या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आउट ऑफ द प्लेन होंगी, जिसके लिए हम किसका यूज करेंगे डॉट का, तो यहाँ डॉट बना रहा होगा एक्चुअली, ठीक है। तो अब चलो अब फोर्स भी देखते रहो, इस पर जो फोर्स लग रहा था उसे हम कैलकुलेट करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर की तरफ लगा, तो इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया FL2 ने इधर की तरफ, ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, करंट इसका ऊपर की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बाहर की तरफ है, फोर्स किधर आया इधर की तरफ आया, ये फोर्स है, इसे कहेंगे FL1। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे ऐसे आ रहे हैं, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इधर, दैट मीन्स दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा एट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट हो तो क्या होगा एट्रैक्शन होगा, एक्चुअली में क्या होगा वहां पे एट्रैक्शन। देखो ना, देख करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स इधर, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, ऐसे करंट ऊपर तो फोर्स इधर, दोनों कैसे होंगे एट्रैक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया। अब फोर्स निकालते हैं FL2। नाउ FL2 फोर्स और FL1 फोर्स ऑन वायर L1, दैट विल बी इक्वल टू, ये भी कितना होगा हमारा BIL साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे L2 का, तो यहाँ B2 लिख दूं मैं, करंट किसका लोगे 1 का, तो यहाँ 1 लिख दूं। अच्छा ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। FL1 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड के द्वारा 1 पे प्रोड्यूस होगा कितना होगा म्यू नोट I1
अच्छा क्या I2, उसमें करंट कितना है भाई, B2 ले रहे हैं ना, उसमें करंट कितना है भाई, B2 ले रहे हैं ना, तो करंट कितना है 2 है, अपॉन में 2 है। बाकी क्या बचा यहाँ पे, I1L साइन 90 डिग्री। अब FL1 दैट इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2A फॉर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए क्या लेंगे, कितना होगा, FL1 इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 L की वैल्यू 1 होगी अपॉन में 2। ये फोर्स अप्लाई, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों फोर्सेस हमारे कैसे होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, ठीक है, इक्वल अपोजिट तो है, कैसे हैं, अट्रैक्टिव। द फोर्सेस ऑन वायर, द forces on wires will be attractive in nature, क्या होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। दूसरी बात, एंड both the forces आर इक्वल। अगर हम दो करंट कैरिंग वायर्स को एक दूसरे के फील्ड में रखें तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स इक्वल अप्लाई करते हैं, इसने भी इतना ही फोर्स अप्लाई किया और इसने भी इतना ही अप्लाई किया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, FL1 इज इक्वल टू FL2 इज इक्वल टू F। दोनों फोर्सेस को मैं क्या कह दूं, F, और वो कितने आए हमारे, म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, इफ द करंट इन बोथ वायर्स आर अपोजिट, अगर इन दोनों वायर्स में करंट कैसे हो, अपोजिट हो, तब क्या होगा, एक में करंट कैसा है ऊपर की तरफ, दूसरे में करंट कैसा है नीचे की तरफ। अब देखते हैं फोर्सेस के बारे में कि कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में हो तो कैसे नेचर के होंगे, अट्रैक्टिव, अपोजिट करंट डायरेक्शन अपोजिट हो तो कैसे होंगे। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर देखेंगे तो कैसा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पर क्रॉस लग रहे होंगे यू, इसका देख रहे हैं अगर हम, ये नीचे की तरफ करंट है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखूं तो भी कैसी हैं, अंदर की तरफ, यहाँ भी क्या अप्लाई हो रहे होंगे, क्रॉस। अब इस पर देखो एक बार फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये रूल मैं अप्लाई करूं, करंट किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है ना, ये करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट किधर है, ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ, ये फोर्स है। इस पे चेक करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट नीचे की तरफ है, फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ, फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो फोर्स रिपल्सिव, आर अपोजिट देन द नेचर ऑफ फोर्स विल बी रिपल्सिव। क्लियर हो गया टॉपिक। नेक्स्ट, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कोइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कोइल रखते हैं तो उस कोइल पर टॉर्क अप्लाई होगा तो कितना होगा वो हमें बताना है। पॉइंट ये है, पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या टॉर्क अप्लाई होगा। अच्छा, अगर मैं करंट कैरिंग कोइल की बात कर रहा हूं तो करंट कैरिंग कोइल का मतलब क्या है कि कोइल होगी, सपोज इस तरह कोइल है ABCD, तो इस कोइल में क्या है, करंट ना, करंट कैरिंग कोइल है, तो AB में भी करंट है, BC में भी, CD में भी और D में भी, है ना, चारों तरफ हर एक वायर में करंट है। तो करंट कैरिंग वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स, ये तो मुझे पता है। अब फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स की वजह से टॉर्क होगा या नहीं होगा,
वो हम तब पता करेंगे जब हमें ये पता चले कि फोर्स की कंडीशंस क्या होंगी, किस तरह फोर्स लग रही होंगी, उनके डायरेक्शंस कैसे होंगे, है ना। सपोज ये एक वायर है, अगर मैं इस पर कहूँ कि एक तरफ फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, तो उसकी वजह से टॉर्क लगेगा, ये घूमेगी। अगर फोर्स कुछ इस तरह लग रही है कि उनकी वजह से वो कोईल घूमेगी, दैट मीन्स उस पर क्या लगेगा, टॉर्क। और नहीं घूमेगी तो दैट मीन्स टॉर्क क्या है, जीरो, बस फोर्स लगा। अब फोर्स जरूर लगेगा चारों वायर्स पर। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा पहले कि फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो पहले अब कंसीडर कर लो कि हमारे पास क्या है, एक कोईल है ए बी सी डी, है ना। हमारे पास एक कोईल है ए बी सी और डी। ये जो कोईल है ये हमारी रखी है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ऐसे रखा कि इधर हमने लिया नॉर्थ पोल मैग्नेट का और इधर लिया साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से लाइंस इधर जा रही होंगी, ठीक है। ये कोईल ऐसा रखी है, थोड़ी टेढ़ी कर गई हो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसमें करंट सपोज ऐसे मान लो कि इसमें जो करंट है वो ऐसे, ये इधर फिर इधर फिर इधर और फिर ऐसे करंट जा, ठीक है। करंट के डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्लियर हो गया। तो अब हमें फोर्स चेक करना है, इस पे भी हर एक पे फोर्स लगेगा। पहले बात करेंगे किसकी, बीसी की। तो बीसी पे फोर्स देखो किधर, ये क्या है आपकी, ये डायरेक्शन किसकी है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की ना। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इधर इधर की तरफ ऐसे चार एरो से ऐसे दिखा रखा है, सब तरफ होगा ना, ऐसे सारी जगह पे होगा। ये होगी पैरेलल लाइंस होंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये करंट है, ये करंट। तो इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स देखना हमें किस पे, बीसी पे। ये रेक्टेंगुलर कोईल है जिसका यहां से यहां तक का जो ब्रेथ है वो कितना है बी, और जो इस कोईल का लेंथ है वो कितना है एल। ये रेक्टेंगुलर कोईल है, ब्रेथ बी और लेंथ एल, ठीक है। अब इस वायर पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, नींद आ रही ना, बढ़िया सही, मैं लोरी सुना रहा हूँ, सो जा। तो अब इस पर फोर्स कितना फोर्स लगेगा, इस पे बिल साइन थीटा। किसी भी करंट कैरिंग वायर पे सेम ही है ना, कितना फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा। तो अब किधर की तरफ लगेगा, चलो पहले वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, करंट इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर की तरफ लगा, नीचे की तरफ, है ना। तो इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब ये लेफ्ट हैंड है ना, समझ रहे हो, करंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है ना, कैसे। तो फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो, ये कितना फोर्स है, ये इस फोर्स को हम कह देंगे एफ बी सी, ठीक है। अब ये फोर्स की बात करते हैं, इस पर किधर की तरफ लगेगा, तो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, देखो करंट इसमें इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसे किधर की तरफ लगेगा फोर्स, अंदर की तरफ, है ना इस पे। तो इस पे फोर्स लगा ऐसे, इसे इस फोर्स को हमने कहा कितना है फोर्स, ये एफ ए डी। इस वायर पे चेक करो, करंट किधर है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, फोर्स कैसा लगा, बाहर की तरफ। तो इस पे फोर्स, इस वायर पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, हमने बाहर वाले फोर्स को ऐसे दिखा दिया, ये है। तो इसे हमने कहा कितना फोर्स है, एफ ए बी, ठीक है। इस पे फोर्स किधर होगा, करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स कैसे लग रहेगा, अंदर की तरफ। तो अंदर वाले फोर्स को हमने दिखाया ऐसे, ये अंदर की तरफ फोर्स है, और ये फोर्स कितना है हमारा, एफ डी सी, ठीक है। या ऐसे ना दिखाओ इसे कुछ, ऐसे, ये तुम्हारा एफ सी डी, ठीक है। ये बोथ फोर्स बाहर की तरफ है, ये फोर्स अंदर की तरफ है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये सारे फोर्सेस हमारे आगे, ठीक, हर एक वायर के। अब ये फोर्सेस मैं यहां रख के इनकी वैल्यूज निकाल लूं पहले। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी निकाल लूं, एफ बी सी। तो नाउ जो हमारा ये फोर्स होगा एफ बी सी, इस पे क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, बिल साइन थीटा, बी आई। अब इसकी लेंथ कितनी है, इस वायर की बीसी की लेंथ कितनी है, बी, तो बी आई बी और साइन थीटा। अब साइन एंगल कौन सा लोगे बताओ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है ना।
और करंट, अब देखो यहाँ पे एक एंगल, दो एंगल है यहाँ, एक एंगल हमारा है थीटा, वो किस किस के बीच में है, बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो करंट हमारा ये है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है, तो इसके बीच में ये एंगल बना, मान लिया एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे देखो दूसरा एंगल हमारा अल्फा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो थीटा जो हमारा एंगल है वो किसके बीच में है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखो ये करंट है आपका, इधर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में यहाँ पे करंट थीटा है, ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये जो एंगल थीटा है इसे आप कर लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल, इसे क्या करोगे, प्लेन ऑफ कॉइल। अब जो हमारी कॉइल है इसके प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये इसका प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में एंगल कितना, थीटा। तो अगर मैं प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये एंगल मेरा थीटा हो गया। अब अगर ये भी एंगल उसी हिसाब से थीटा है तो ये एंगल मुझे, अब यहाँ मुझे कौन सा एंगल चाहिए यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा यहाँ पे उस हिसाब से, 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये यहाँ पे गलत टाइप था, करंट नहीं है, प्लेन ऑफ कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड है ना, इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। तो वो सब जगह क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पूरे कॉइल के प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इक्वल एंगल बना रहा होगा। तो हमें जो एंगल चाहिए फोर्स के लिए वो चाहिए हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड का। यहां देख रहे हैं तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 180 माइनस थीटा। यहां देखेंगे तो कितना एंगल है, थीटा ही है, प्लेन से जो एंगल बन रहा है वही है। यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो मुझे साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया BIB साइन थीटा। नेक्स्ट अब मैं फोर्स निकाल लूं, कौन सा, BC के बाद क्या निकाल लूं, FAD, ठीक है, ये अपोजिट वाले। तो FAD, अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, BI, इसका भी लेंथ कितना है B, और साइन एंगल कितना ले, थीटा, ये फोर्स है। अच्छा, ये वाला जो फोर्स है हमारा BC और ये जो फोर्स है AD, ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट, और इन फोर्सेस की वजह से वो कॉइल घूमेगी भी नहीं। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, तो क्या होंगे, कैंसल आउट, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे FBC एंड FAD आर इक्वल एंड अपोजिट, therefore they will cancel out each other। इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये दो खत्म हुए। नेक्स्ट जो फोर्सेस हैं वे उनकी बात करते हैं, FAB। तो FAB जो फोर्स है वो कितना होगा बेटे हमारा, BIL। अब इसकी लेंथ कितनी है, L ही है, और साइन एंगल कितना इस पे, 90 डिग्री। तो ये हमारा फोर्स कितना आया, BIL। साइन 90 की वैल्यू कितनी हुई, 1। नेक्स्ट जो फोर्स है FDC या CD, FCD हमारा वो भी कितना होगा, BIL विल साइन 90 डिग्री, ये भी कितना होगा हमारा, BIL। अब ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल अपोजिट हैं, जिनकी वजह से कॉइल में रोटेशन होगा, टॉर्क महसूस करेगी। एक फोर्स बाहर की तरफ है, एक फोर्स अंदर की तरफ है, इनकी वजह से कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। इन दो फोर्सेस की वजह से हमें टॉर्क मिलेगा, और ये जो दो फोर्सेस हैं क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट। तो हम यहां लिखेंगे because of FAB and FCD the coil experience torque। कोइल क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और हमें अब नेक्स्ट क्या निकालना है, इसका टॉर्क निकालना। क्या यहां तक क्लियर हो गया।
ये हमने सारे फोर्सेस निकाल लिए, हमने देखा हाँ ठीक है दो फोर्स हैं, इनकी वजह से कोई रोटेट कर रही है, इन्हीं की वजह से इसमें टॉर्क लगेगा। अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में आर्म ऑफ एक्स। ठीक है, अब उसकी बात करेंगे नेक्स्ट कि कैसे कैसे हम टॉर्क निकाल लेंगे। तो देखो हमें अब सिंपल सा क्या निकालना, टॉर्क। ये एक यहां पे देखो जरा आप, ये जो है, ये जो दो सिरे हैं, ये दो पॉइंट हैं, इन पे फोर्स लग रही है, एक पे ऐसे बाहर की तरफ लग रही है, एक पे ऐसे अंदर की तरफ लग रही है, यही है ना कंडीशन। अब ये जो लेंथ है ये हमारी कितनी है बेटे बताओ, जिन दो सिरों पे ऐसे फोर्स लग रही है, ये जो लेंथ है कितनी है, ये बी है। ठीक है, कोई ऐसे ही घूमेगी ना, तो जो दो फोर्सेस हमारे जो लग रहे हैं ये कितनी लेंथ पे लग रहे हैं, बी पे। और हमें पता है कोइल का जो प्लेन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में कितना एंगल है, थीटा है। यहां तक क्लियर है पॉइंट। तो अब ये हम समझो, ये जो हमारी लेंथ है बेटे ये वाली, अब इस पे एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है। ये दोनों फोर्स हमारे कितने हैं, बी आई एल। ये फोर्स भी एफ है हमारा बिल, और ये फोर्स भी हमारा एफ है, इसकी वैल्यू भी क्या है, बी। ठीक है, ये जो बीच में लेंथ है, ये हमारी लेंथ कितनी है, बी। ये हमारा क्या है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक, ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है, अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क। तो बस यहीं से समझो कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में आर्म ऑफ एक्शन। और आर्म ऑफ एक्शन हमारी क्या होती है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये जो टॉर्क होगा, फोर्स का फॉर्मूला हमारा कितना है, बी आई एल। अब आर्म ऑफ एक्शन हमें चूज करनी है क्या है, अब इसका मैं नाम रख दूं अपने हिसाब से, मैं इसे कहूं पी क्यू ऐसे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे इसकी और इसकी निकालनी, बीच में क्या, ये तो है नहीं, बी तो नहीं है, तो मैं अब इसको एक्सटेंड करूं ऐसे पीछे की तरफ यूं, और इसे यहां से मैं एक लाइन से ऐसे जोड़ दूं, तो ये जो पी क्यू आर, जो पी आर है ये हमारी क्या होगी, दैट इज द आर्म ऑफ एक्शन। यही हमारी आर्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये होगा, तो ये एंगल थीटा बेटे, ये एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल में हम देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये आर्म ऑफ एक्शन चाहिए, जो परपेंडिकुलर दूरी है दो फोर्सेस के बीच की, ये निकालनी है हमें। ठीक, तो ये निकालनी हो तो ये तुम्हें पता है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ही होगी ना, तो 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस आपको पता है, ये एंगल पता है, तो एंगल के साइड में ये निकालना है, तो ये क्या होगी, बेस। तो बेस निकालना और हाइपोटेनस पता हो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे, कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिख दूं कि जो हमारी वैल्यू है क्या है, हमारी पी आर है, और मैं इसे कहूं इक्वेशन नंबर, अब पहले भी हम कह चुके हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, यहाँ देखो कि हमने कहा था ये फर्स्ट सेकंड है, और इसको भी मैं मतलब कंसीडर करूं 3 और 4, तो मैं उसे क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो हमें पी आर निकालना, तो फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, तो कोस थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा होगा बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस हमारा क्या है, पी आर, और हाइपोटेनस हमारा कितना है, बी। तो पी आर हमारा कितना आया, बी कोस थीटा, और मैं इसे पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 5 में, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5। अब 5 इक्वेशन में रखेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारा फिर बन जाएगा बी आई एल बी कोस थीटा। अच्छा यहां से बताओ देख के, लेंथ इंटू ब्रेथ किसका फॉर्मूला होगा, रेक्टेंगुलर कोइल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ कोइल, तो ये इसका एरिया हो गया, तो टो इक्वल टू अब मैं लिख सकता हूं बी आई ए कोस थीटा। ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर यहां पे स्पेशल केस है, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा में एन कैपिटल है, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो अब एक टर्न के लिए ये टॉर्क लगा, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे टॉर्क उतने मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स टॉर्क विल बी एन बी आई ए कोस थीटा। सिंपल है, यहां तक हमें समझ आ गया। यहां के बाद में एक पॉइंट है, मैं कहूंगा कि एन आई ए ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब इसे समझ लो एक बार, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको पता है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, या दो चार्ज, जो दो पोल है ना, जो प्लस माइनस के, उनके बीच का डिस्टेंस है ना, वो इनटू में क्यू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में लेऊं तो, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और वो भी मैग्नेट किसकी वजह से? एक करंट कैरिंग कोइल की वजह से। तो यहां पे देखो, क्या ये मैग्नेट है? क्या ये जो करंट कैरिंग कोइल हमने ली है, क्या ये एक मैग्नेट है? तो पहले तो इसे ही हम समझे। यहां पे देखो, एक सर्कुलर, ऐसे सर्कल हो या स्क्वायरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट इसमें कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट है इधर। तो मैं करंट की डायरेक्शन में एक एरो ऊपर मार दूं, करंट की डायरेक्शन में एक एरो नीचे मार दूं, तो दोनों जो एंड्स हमारे हैं, टील, उन्हें जोड़ूं, तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है? क्या है? एन। इस एन के पीछे वैसे ही क्या होगा? एस। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कोइल होती है, तो उसके एक तरफ नॉर्थ होता है और दूसरी तरफ साउथ होता है। अब कैसे पता चलेगा? जैसे अब देखो, क्लॉकवाइज करंट होता, सपोज ये हमारा करंट है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो इधर की तरफ से एक एरो मारो इस तरह करंट की डायरेक्शन में, नीचे की तरफ से एरो मारो करंट की डायरेक्शन में, एंड्स को आप ज्वाइन कर दो, क्या बन गया? एस। तो इसके पीछे क्या होगा? नॉर्थ। तो ये एक्चुअली में करंट कैरिंग लूप जो होता है, इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसके दोनों तरफ पोल्स होंगे, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, हैव ए जीरो डिस्टेंस बिटवीन, कोई डिस्टेंस नहीं है, बस एकदम सट के ही है। तो इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो अलग तरीके से डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? इस तरह की मैग्नेट का, करंट की वजह से, करंट लूप की वजह से जो मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इसके करंट पे। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। वो डिपेंड करेगा इसके एरिया पे, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। वो डिपेंड करेगा कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं एम, और एम इक्वल टू होता है एन आई ए, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बात समझ आई? तो किसी भी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो कितना होगा? एन आई ए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया ऑफ द कोइल और लूप। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अभी ये तो अब यहां पे जो ये है, हम यहां लिखेंगे एम, जो कि क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये हमारा बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा एन आई ए, ठीक है। तो इस एन आई ए की जगह मैं क्या रखूंगा? एम। तो मैंने यहां टोर का एक फॉर्मूला बनाया, इसकी जगह एम रखा, एम बी कोस थीटा। यहां हमारा डेरिवेशन एक्चुअली में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, यहां पे हमने जो एंगल थीटा लिया है वो हमारा है कोइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। कोइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, लेकिन एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स में और प्रॉब्लम्स में हमें कौन सा एंगल दिया होता है? कोइल के प्लेन के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया होता है, ठीक है। ये सपोज कोइल का हमारा प्लेन है, ये एंगल है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोइल के प्लेन है, तो ये एंगल हमें दे रखा है थीटा, लेकिन दिया कौन सा होता है? अब इसका नॉर्मल देखो, आप परपेंडिकुलर यहां से डाल लोगे तो प्लेन का क्या हो गया? नॉर्मल। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल दिया होता है, ये एंगल हमारा कितना है? अल्फा, और हमें क्या दिया है? थीटा। तो थीटा प्लस अल्फा फिर कितना होगा? 90। समझ गए? तो कोइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमने लिया था थीटा डेरिवेशन में, लेकिन हमारे पास एंगल होता है न्यूमेरिकल्स में कोइल के प्लेन के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। बात समझ आई? तो यहां पे जो एक एंगल वो अल्फा है, ठीक है। तो अब यहां से बाद में एक छोटा सा स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा, हम यहां लिखेंगे एज अल्फा इज द एंगल बिटवीन perpendicular to the plane of coil and magnetic field। तो मैं यहां पे इसे फॉर्म करूं
तो एक्चुअली में देखो बेटे, ये कोइल का जो आपका ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल कितना है थीटा, है ना, और यहां से परपेंडिकुलर होगा ऐसा नॉर्मल ये एंगल, ये नॉर्मल होगा ये एन कैप, ठीक है, ये एन कैप और इसके बीच है मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ये हमारा कितना होगा, थीटा होगा। बात समझ आई, ये एंगल एक्चुअली में अल्फा है और ये थीटा है, ठीक। तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल है वो इसके इनके बीच में है, तो ये इस प्रकार होगा कि जैसे अल्फा प्लस थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू अल्फा में आपको लेनी है तो आप क्या लेओगे 90 माइनस अल्फा, तो मैं थीटा की जगह यहाँ पे क्या रख सकता हूं, है ना, तो इसे इक्वेशन 6 कह दें आप, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 6, तो या फिर फ्रॉम इक्वेशन 6, अब 6 इक्वेशन से टॉर्क हमारा आया mb कोस, अब थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला कितना हुआ mb साइन अल्फा, दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।